आज के मुख्य समाचार। गरीब विधायकों के लिए राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का अनोखा विरोध। विधानसभा में महंगाई भत्ते पर हंगामा। परिवारजनों के साथ बुढ़ापा जी रहे हिमाचल के बुजुर्ग। 2 युवकों से 11.4 ग्राम चिट्टा बरामद। कम परिणाम देने वाले 60 शिक्षकों की वेतन वृद्धि पर रोक। नूरपुर में बिना लाइसेंस चल रही दवा फैक्ट्री सील। कर्मचारियों की देनदारियों पर बोले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल विधानसभा में डीए को लेकर हंगामा। बिजली बिल विवाद पर बोले पर्यटन निगम अध्यक्ष आरएस बाली। अटल मेडिकल कॉलेज को शिफ्ट करने का मुद्दा सदन में गरमाया। अब समाचार विस्तार से। जहां एक और हिमाचल प्रदेश इस समय प्राकृतिक आपदाओं, महंगाई, बेरोजगारी, कर्मचारियों को भत्ते न मिलना, पेंशनरों को पेंशन में देरी जैसी अनेक गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, वहीं राज्य के भाजपा और कांग्रेस के विधायक अपने ऐशो आराम के इंतजाम में छुटे हुए हैं। प्रदेश की जनता के हितों को दरकिनार कर राज्य सरकार द्वारा विधायकों के नए आवास निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि स्वीकृत की गई है। यह फैसला उस समय लिया गया जब सरकार खुद आर्थिक संकट की कहानी बोलती है। इसी के विरोध में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के प्रमुख रोमित सिंह ठाकुर ने ऐलान किया है कि आज सोलन के पुराने बस स्टैंड पर सुबह 11 बजे एक अनोखा प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन में पार्टी कार्यकर्ता और आम जनता मिलकर गरीब विधायकों के लिए दान राशि एकत्रित करेंगे और उन्हें यह राशि भेजी जाएगी। यह विडंबना है कि एक और प्रदेश आर्थिक आपातकाल की कगार पर है और दूसरी ओर विधायकगण जनता के पैसों पर महलों जैसे आवास बनवाने में व्यस्त है। यह प्रदर्शन एक कटाक्ष है, एक जन साधारण है जो सत्ता और विपक्ष दोनों को आईना दिखाएगा। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने अपने सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों से आह्वान किया है कि वे इस जन आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में भाग ले। जय भवानी। मैं रोमित सिंह ठाकुर। साथियों, आप हिमाचल प्रदेश के गरीब 68 विधायकों को तो जानते होंगे। हाँ, वही गरीब 68 विधायक जिन्होंने अभी जिस हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ विपक्ष ने मिलकर, यानी कि भाजपा कांग्रेस ने मिलकर 100 करोड़ रुपए की राशि, 100 करोड़ यानी कि 1 अरब रुपए की भारी भरकम राशि अपने ऐशो आराम के लिए जिन्होंने आवंटित कर दी। 36 करोड़ की तो पहली किस्त जारी भी हो चुकी। हिमाचल प्रदेश की जनता जहां आज आपदा से पीड़ित है, युवाओं को रोजगार नहीं है, बेरोजगार युवा घूम रहा है, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल रही, कर्मचारियों को उनके अलाउंसेस नहीं मिल रहे हैं। ना जाने कितनी समस्याएं इस हिमाचल प्रदेश में, ऐसी जटिल समस्याएं खड़ी हैं जिनको इन 68 विधायक, जो भाजपा कांग्रेस के ये जो डकैत, ये जो विधायक हैं, इन्होंने नजरअंदाज कर दिया। 100 करोड़ रुपए की राशि पारित करने का फैसला जब लिया गया, एक भी विधायक ऐसा नहीं था जिसने ये कहा कि अरे नहीं मुख्यमंत्री जी, ये 100 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता हमें नहीं है, हम अपने घरों में रह लेंगे, एमएलए क्वार्टर्स ऑलरेडी मिले हैं, उसमें रह लेंगे। ये 100 करोड़ रुपए की राशि ये प्रदेश की जनता के लिए खर्च की जानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने बोर्ड परीक्षाओं में खराब प्रदर्शन करने वाले 60 शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि इंक्रीमेंट रोक दी है। 10वीं और 12वीं कक्षा में 25% से कम परिणाम देने वाले इन शिक्षकों के खिलाफ यह सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसमें 21 प्रवक्ता और 39 टीजीटी शामिल है। शिक्षा निदेशालय ने बताया कि संबंधित शिक्षकों को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, जिनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद सभी जिला उप निदेशकों को इस फैसले की जानकारी देते हुए पत्र जारी किया गया है। शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने स्पष्ट किया है कि यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने और शिक्षकों की जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से उठाया गया है। उन्होंने कहा, शिक्षकों का मुख्य कार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। बोर्ड परीक्षाएं विद्यार्थियों के भविष्य की दिशा
तय करती है। यदि शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं लेते तो इसका असर छात्रों के करियर पर पड़ता है। निदेशालय ने बताया कि यह कार्यवाही उन शिक्षकों के खिलाफ की गई है जिनका कक्षाओं का परीक्षा परिणाम लगातार औसत से नीचे रहा हो। स्कूलों से प्राप्त परिणामों के विश्लेषण के आधार पर ऐसे शिक्षकों की पहचान की गई है। आशीष कोहली ने आगे बताया कि भविष्य में शिक्षकों का मूल्यांकन सिर्फ परीक्षा परिणाम के आधार पर नहीं किया जाएगा। अब उपस्थित कक्षा गतिविधियों और छात्र सहभागिता और प्रगति रिपोर्ट को भी मूल्यांकन का हिस्सा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई शिक्षक सुधार करता है और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करता है तो अगली बार उसकी वेतन वृद्धि पर पुनः विचार किया जाएगा। इस कार्यवाही को शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही और सुधार की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इससे शिक्षक अपने दायित्व को और अधिक गंभीरता से निभाएंगे, जिससे विद्यार्थियों के शैक्षणिक परिणामों में सुधार होगा। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को लेकर जारी विवाद के बीच मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि सरकार जल्द ही कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता डीए जारी करेगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियों का बोझ हमारी सरकार पर छोड़ा था। सीएम सुक्खू ने कहा, प्रदेश इस समय एक गंभीर प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है और सरकार की प्राथमिकता है कि पहले प्रभावित परिवारों की सहायता की जाए। उन्होंने कहा कि जून में कर्मचारियों की बकाया देनदारियों को लेकर वादा किया गया था, लेकिन उस समय सरकार पर कर्ज का बोझ बहुत अधिक था। धीरे धीरे हम सभी कर्मचारियों की देनदारियां चुकता कर देंगे, यह हमारा वादा है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष का कर्मचारियों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह केवल राजनीतिक लाभ के लिए वॉकआउट जैसे ड्रामे कर रही है। भाजपा केवल कर्मचारियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, जबकि हकीकत ये है कि राज्य की मौजूदा वित्तीय स्थिति के लिए बहुत जिम्मेदार है। कर्मचारियों पर लाठीचार्ज करने वाले, कर्मचारियों पर पानी बुछारे करने वाले जब सत्ता पक्ष से हटकर विपक्ष में गए तब कर्मचारियों की याद आ रही। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कर्मचारियों के हितैषी बने। अगर एडिशनल बोरिंग हमारी जो 1600 करोड़ रुपए की मिल रही होती तो हमारी ये स्थिति नहीं होती। डेफिसिट ग्रांट 11,000 करोड़ आती रही, एक समय 18-19 में 12,000 करोड़ आती रही। तो इस तरह रेवेन्यू 17, 18, 19, 20, 21, 22 इनको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आज तक 8,000 से कम कभी नहीं है। 8,000, 11,000, 10,000। हमारे समय रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आई 6,000 पे। और अभी जो घटकर अभी हमारा ध्यान सिर्फ ये है कि जो आपदा प्रभावित परिवार हैं उनको मदद की जाए, उनको किसी तरह स्टेब्लिश किया जाए, सड़कों को खोला जाए। उसके बाद हमारा दायित्व ये बनता है कि जो सरकारी कर्मचारियों की देनदारी है उस देनदारी को हम धीरे धीरे कम करेंगे। और निश्चित रूप से जो बजट में मैंने घोषणा की है, बजट में लोग पढ़ के तो आते नहीं हैं, अपने समय का ही बता देते कि कितना दिया हुआ था। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा विपक्ष को, बहुत लंबा सेशन हमने इसलिए रखा है कि आप क्वेश्चंस को भी काफ़ी लंबा ले जा रहे हो, पर उसके साथ तर्क तो दिया करो। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नूरपुर क्षेत्र के लोधवा में स्वास्थ्य विभाग की औषधि नियंत्रक विंग और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए बिना लाइसेंस चल रही एक दवा फैक्ट्री को सील कर दिया है। इस दौरान टीम ने फैक्ट्री से 23,000 अवैध इंजेक्शन भी जब्त किए हैं। जांच में सामने आया है कि फैक्ट्री का दवा निर्माण लाइसेंस दिसंबर 2024 में समाप्त हो चुका था। इसके बावजूद फैक्ट्री संचालक नियमों को ताक पर रखकर चोरी छिपे उत्पादन कर रहा था। ड्रग इंस्पेक्टर प्यारचंद ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग ने पहले ही कंपनी को स्पष्ट चेतावनी दी थी कि लाइसेंस रद्द होने के बाद किसी भी प्रकार की दवाइयों का उत्पादन अवैध माना जाएगा। बावजूद इसके फैक्ट्री प्रबंधन ने चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अवैध दवा निर्माण जारी रखा। निरीक्षण के दौरान टीम ने फैक्ट्री में चल रही गतिविधियों को देखते हुए तुरंत कार्यवाही करते हुए उसे सील कर दिया। जब्त इंजेक्शनों की गुणवत्ता और उनके वितरण की जांच भी की जा रही है। फिलहाल आरोपी फैक्ट्री संचालक के खिलाफ संबंधित अधिनियमों के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार यह मामला प्रदेश में नकली या
अवैध दवाइयों के कारोबार को लेकर एक बड़ी साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसकी गहराई से जांच भी चल रही है। स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया है कि इस प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जा रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन सदन में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विपक्ष की ओर से प्रश्नकाल के दौरान यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। भाजपा विधायकों ने 11% डीए लंबित होने को लेकर सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा। वहीं विधानसभा सत्र के बाद नूरपुर से भाजपा विधायक रणवीर सिंह नेका ने हिमदर्शन से बातचीत में कहा कि सरकार ने कर्मचारियों से वादा किया था कि मई तक डीए जारी किया जाएगा, लेकिन अब अगस्त खत्म होने को है और अभी तो कोई भुगतान नहीं हुआ है। ये कर्मचारियों के साथ सरासर धोखा है। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर राजनीति के लिए नहीं बल्कि कर्मचारियों के हक के लिए खड़ा हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार बार बार वादे कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर अमल नहीं हो रहा है। भाजपा विधायकों ने सदन में वेल में जाकर नारेबाजी की और बाद में वॉकआउट कर दिया। प्रश्नकाल के दौरान जब प्रदेश में जो हमारे पूर्व कर्मचारी हैं उनको डीए की किस्त नहीं मिली, उसके ऊपर प्रश्न लगा था। उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब देते हुए कहा कि बजट में प्रावधान किया हुआ है, मगर हमारे दल की ओर से जो पूछा गया, माननीय जयराम जी ने पूछा कि अगर आपने बजट में प्रावधान किया है, आपने वायदा किया था मई के महीने में डीए की किस्त दे दी जाएगी। हमारे कर्मचारी इंतज़ार में हैं, बुज़ुर्ग हैं, वृद्ध हैं, उपचार कराना है, 100 बातें हैं, घर में बीमारी है, शादी है बच्चों की, तो कर्मचारी इंतज़ार में हैं। आज उसी के लिए वॉकआउट हुआ। उन्होंने अपने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि बजट जो है 2026 तक चलेगा, तो सरकार कभी भी उसको डीए की किस्त दे सकती है। मगर माननीय विक्रम ठाकुर जी ने ये बात कही कि जब आपने यहाँ सदन के अंदर जब बजट भाषण था तो आपने जवान की थी कि मई के महीने में सभी को डीए की किस्त दे दी जाएगी। आज कर्मचारी इंतज़ार में हैं और असत्य बोलते हैं सदन के अंदर। जो आपने वायदा किया उस वायदे को निभाओ। प्रदेश का कर्मचारी इंतज़ार में है कि उसको डीए की किस्त मिले और अपना उपचार कराए, अपने घरेलू कार्यों का काम करे। केंद्र की ओर से समय समय से जो बजट जो हिमाचल प्रदेश को मिलना है वो किस्त जारी हो रही है। अभी हाल ही में हमारे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी दिल्ली में जाकर माननीय गृह मंत्री जी से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपने 7 सांसदों सहित मिलकर उन्होंने हिमाचल प्रदेश में किस तरह की आपदा आई, कितना नुकसान हुआ, उसके बारे में अवगत करवाया है। और उन्होंने हिमाचल प्रदेश को बजट देने की बात भी कही और बजट भी दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, आले नाल हैं। हिमाचल प्रदेश के जान माल और लोगों की रक्षा करने का जो जम्मा है हमारे मुख्यमंत्री जी का है। सरकार चला रहे हैं, जहाँ जहाँ बादल फटे, लोगों के नुकसान हुए हैं, वहाँ पर उनकी भरपाई करना प्रदेश के मुखिया का काम है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने उनको अपना जनमत दिया है। केंद्र के ऊपर तो बार बार आरोप लगाते हैं। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश को 92,000 के करीब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिले हैं। इतने घर कभी भी आज से पहले नहीं मिले। पहले पंचायत में क्या होता था, 5 साल के अंदर 5 से 6 घर बनते थे। आज एक पंचायत के अंदर 80 से 90 घर लोगों को ग्रांट्स मिली हैं। आज सड़कों की बात करें, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण 4 चरण 3 के तहत बहुत बड़े बड़े पैकेज जो है केंद्र की ओर से हिमाचल प्रदेश को मिले। उदाहरण के तौर पर मैं चंबा जिला की बात करूंगा, लगभग 600 करोड़ रुपए के करीब स्वीकृति उन सड़कों को बनाने के लिए केंद्र से मिली है। अगर मंडी जिला की बात करें तो मंडी जिला के लिए लगभग 300 करोड़ की स्वीकृति मिली। इस तरह अलग अलग जिलों में सड़कें जो क्षतिग्रस्त हुई हैं उनको रिपेयर करने के लिए, नई सड़कों बनाने के लिए इतना बड़ा बजट केंद्र से हिमाचल प्रदेश को मिल रहा है। तो ये तो आरोप लगाने की बात है कि केंद्र कुछ नहीं कर रहा, केंद्र कुछ नहीं कर रहा। अगर केंद्र कुछ नहीं कर रहा होता तो हिमाचल प्रदेश में आज सरकार चल नहीं पाती।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान बिजली बिलों को लेकर उठे विवाद पर पर्यटन निगम के अध्यक्ष और कैबिनेट रैंक मंत्री RS पाली ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि बिजली विभाग से जारी उनका 6,78,000 रुपए का बिल भले ही चौंकाने वाला था, लेकिन जांच के बाद सच कुछ और ही निकला है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे जब ये बिल मिला तो मैंने खुद इसका DNA किया। मैंने जनवरी 2023 से लेकर जुलाई 2025 तक का पूरा विवरण बिजली बोर्ड से मांगा। तब जाकर पता चला कि 2 साल और 8 महीने यानी कुल 32 महीनों का बिल है, जिसकी कुल राशि 2,98,000 रुपए के करीब बनती है। उन्होंने कहा कि जो 6,78,000 रुपए का बिल दिखाया गया है, RS पाली ने बताया कि उनके अलावा कई मंत्रियों के बिल इससे भी ज्यादा है और यह दर्शाता है कि बिजली विभाग में बिलिंग को लेकर पारदर्शिता और सुधार की जरूरत रहती है। मुद्दा मेरे बिल का नहीं है, मुद्दा है सिस्टम में गड़बड़ियां क्यों है। जब मंत्री और अधिकारियों के बिलों में ऐसी गलतियां हो सकती है तो आम जनता का क्या हाल होगा। मिलता है सरकार में, वो सबसे पहले एक MLA होता है और बतौर MLA जब आप चुन के आते हो तो अपने विधानसभा के प्रति सबसे पहले यकीन रखता हूं कि ज्यादातर बातों का मैं जवाब है, क्योंकि इतना बिल तो ओक ओवर जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का रेजिडेंस है उसमें जिस वो बहुत बड़ा सबसे बड़ा रेजिडेंस होता है, उससे भी दुगना बिल हमारा बना दिया गया। मुझे लगा इसमें कुछ गड़बड़ी है और बाकी जितने मंत्री थे उनसे कई गुना, किन्हीं मंत्री का 29,000, किसी का 44,000 और हमारा 6,78,000। तो जब मैंने उसको खंगाला, मुझे लगा इसका DNA करने की जरूरत है और सच का सच बाहर लाने की जरूरत है, क्योंकि कई बार आप किसी चीज को अवॉइड करते हो तो बाद मुझे ये पदभार मिला और उसके बाद 2 महीने 3 महीने बाद, बल्कि जुलाई में जाके हम घर में शिफ्ट हुए। पर मैंने तब भी 1 जनवरी 2023 से लेके पिछले महीने जुलाई 32 महीने का बना, मतलब 2 साल से भी ऊपर का 32 महीने, मतलब 2 साल में 24 महीने होते हैं। 32 महीने का बिल जो बना वो 2,98,308 रुपए बना। और जब आपके पास सारी डिटेल आएगी, नहीं रहता और बाकी मंत्रियों के परिवार यहाँ रहते हैं और शुरू से विकास पुरुष जी के समय से, मेरे पिताजी के समय से हम लोग भी वहीं रहते थे। तो ये जो बिल, मुझे जो बहुत बड़ा ताजुब था, वही चीज असलियत निकल के आई कि आंकड़े जो यहाँ पर जो आंकड़ा लाया गया और सोशल मीडिया और मीडिया में गया, वो बहुत ही गंभीर विषय है कि किसने ये बात की। अगर ये जानबूझ के हुई, क्योंकि विधानसभा में अगर आंकड़े दिए जाते हैं तो बहुत उसके ऊपर से नीचे तक काम होता है, उसके बाद दिए जाते हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात चीज की, चाहे वो क्योंकि ये मंत्रियों से लेके, मुख्यमंत्री से लेके नीचे तक के बिल थे और ये मंत्रियों की कोठियों के बिल थे, तो ये बहुत बड़ी बात थी कि ऊपर से नीचे तक चेक होने चाहिए थे और विधानसभा में आने से पहले ये ऊपर तक चेक होके जाने चाहिए थे, क्योंकि अगर इतना बड़ा डिफरेंस आया था और बाकियों के, गंभीर बात है और ये बड़ी एक सोच का विषय है कि ऐसा किसने किया और क्यों किया। देश भर में जहां वृद्धाश्रमों की संख्या और मांग लगातार बढ़ रही है, वहीं हिमाचल प्रदेश एक मिसाल पेश कर रहा है। परिवार ही बुजुर्गों के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना बने हुए हैं। प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 7.5 लाख बुजुर्गों की आबादी है, लेकिन फिर भी राज्य के केवल 9 वृद्धाश्रमों में मात्र 228 बुजुर्ग रह रहे हैं। इनमें से भी अधिकतर लोग बाहरी राज्य से हैं। यह दर्शाता है कि हिमाचल की पारंपरिक पारिवारिक संरचना आज भी बुजुर्गों को सम्मान, सुरक्षा और अपनापन दे रही है। वृद्धावस्था को सम्मानजनक बनाने में हिमाचल सरकार और समाज दोनों की भूमिका अहम रही है। सरकार हर बुजुर्ग को हर माह
सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान कर रही है। साथ ही स्वास्थ्य और परिवहन सुविधाओं में भी उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। प्रदेश में स्वच्छता, जलवायु, शुद्ध खान पान और तनाव मुक्त जीवन शैली से बुजुर्गों को एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी दी है। प्रदेश की औसतन आयु 74 वर्ष है और सबसे खास बात, हिमाचल में 4000 से अधिक बुजुर्ग 100 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं। वहीं श्यामचरण नेगी किन्नौर से है, जो भारत के पहले मतदाता है जिन्होंने 1951 से 2022 तक 34 बार मतदान किया है। नवंबर 2022 में 105 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। आर वर्मा पूर्व डीजीपी, उनकी उम्र 92 वर्ष है। आज भी रोजाना शिमला मॉल रोड पर सैर के लिए निकलते हैं। हाल ही में 15 अगस्त को उन्होंने रिज मैदान पर पहाड़ी नाटी कर सबका दिल जीत लिया। हिमाचल का यह सामाजिक मॉडल देश भर के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जहां वृद्धा आश्रम अंतिम विकल्प नहीं बल्कि परिवार ही पहली प्राथमिकता है। यहाँ बुजुर्गों को बोझ नहीं, आशीर्वाद माना जाता है। हिमाचल प्रदेश एक बार फिर साबित कर रहा है कि जब समाज और सरकार साथ हो तो वृद्धा अवस्था बोझ नहीं, गरिमा बन जाती है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में अटल मेडिकल कॉलेज को सरकार घर शिफ्ट करने का मुद्दा गर्मा गया है। सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए भाजपा विधायक इंद्र सिंह गांधी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इंद्र सिंह गांधी ने कहा कि जिस अटल मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी को पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मेहनत और लगन से स्थापित किया था, उसे आज की सरकार राजनीतिक द्वेष के चलते एक दूसरे क्षेत्र में शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है, जो पूर्ण रूप से अन्यायपूर्ण और अनुचित है। सैनिकों की भूमि पर बनी यह यूनिवर्सिटी हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। सुखू सरकार सैनिकों और आम जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम यह यूनिवर्सिटी नहीं जाने देंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान क्यों न देनी पड़े। इंद्र सिंह गांधी ने कहा कि यह सिर्फ शैक्षणिक संस्थान का शिफ्ट होना नहीं है, बल्कि यह सैनिकों, युवाओं और नेता के आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने यह निर्णय वापस नहीं लिया तो जन आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि ये विषय बहुत निंदनीय है और तर्कसंगत नहीं है। जो अटल यूनिवर्सिटी जो नेतृत्व में चली थी, आदरणीय जयराम ठाकुर ने इसकी नोटिस की और 7 वर्षों से लगातार वहाँ स्थापित है। वाइस चांसलर वहाँ बैठता है, रजिस्ट्रार वहाँ बैठता है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार वहाँ बैठता है, अन्य कर्मचारी वहाँ कार्यरत हैं। साथ 3 बार यहाँ मेडिकल कॉलेज की जो है काउंसलिंग हो चुकी, चाहे डॉक्टर हैं चाहे नर्सरी है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जी बदले की भावना से इन चीज़ों को पहले तो मेरे 5 इंस्टीट्यूशनों को डिनोटिफाई किया। अब छठी जो मरी, बिन बादल बरसात, ना तो बाढ़ आई ना तो कोई ऐसी बरसात हुई जिससे बाढ़ के कारण इसको स्थानांतरित किया जाता। लेकिन आदरणीय सुखविंदर सुक्खू, मैं चाहता हूं कि पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो लोगों का दर्द नहीं समझते, जबकि नियम होता है कि जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज के साथ यदि जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी बने ऐसे। और मैंने उसके लिए 200 बीघा लैंड जो मांडल मोहाल है और मुंडापर गांव है, उसमें 200 बीघा लैंड जो चारागाह दफ्तार बिल्ला जो उसकी किस्म है, सरकार को सारे कागज मुहैया करवा दी गए, चाहे वो रेवेन्यू के अधिकारी हैं चाहे प्रशासन के अधिकारी हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री को रास नहीं आया और 15 अगस्त को जो कोई नेशनल डे है उसमें घोषणा कर दी कि इस यूनिवर्सिटी को सगाघाट स्थानांतरित किया जाता है। और मैंने दूसरे दिन वहाँ धरना प्रदर्शन किया। मैंने नहीं, पूरे बल के लोगों में, मंडी के लोगों के, सुंदरनगर के लोगों को लगभग 500-600 आदमी वहाँ उस धरने में आया। 15 को उन्होंने घोषणा की, 16 को दूसरे दिन जो है वहाँ आक्रोश रैली निकली। तो मुझे घेरने के लिए या मुझे गिरफ्तार करने के लिए वहाँ कम से कम 150 पुलिस के कर्मचारी वहाँ भेजे गए, 2-3 गाड़ियाँ भेजी गई। इंद्र सिंह गांधी को गिरफ्तार करना है। लेकिन लोगों का रुझान था कि इस यूनिवर्सिटी को हम ना तो बदल देंगे ना ले जाने देंगे। ये कड़वा सच है, क्योंकि जो आदरणीय जयराम ठाकुर ने सिंचा है और इंद्र सिंह गांधी के मांग पर या लोगों के मांग पर जो है उस यूनिवर्सिटी को दिया गया था, उसकी बाध्यता बनती भी है, क्योंकि वहाँ मेडिकल कॉलेज है।
और मेडिकल यूनिवर्सिटी वहाँ बनती जहाँ मेडिकल कॉलेज हो। लेकिन जहाँ सरकार की बात है, ये सिर्फ धोखा देने की बात है। धोखा देने की इस तरह की बात है कि आपस में लड़ाएंगे और कहीं हमीरपुर में ले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और सुखविंदर सुक्खू जी, ये आप देख रहे हैं सदन में झूठ बोलते हैं, बाहर तो बोलते हैं और सदन में झूठ बोलते हैं। आपने देखा कि कर्मचारियों के डीए की बात हुई, मैं भी कर्मचारी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले बहुत से मुख्यमंत्री रहे, आज तक किसी कर्मचारी का डीए या एरियर नहीं रोका गया। लेकिन ये वर्तमान सरकार ऐसी सरकार निकली जो कि मियाँ बीबी की सरकार है। सिर्फ लगता है कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा, और मैं दाव से कहता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी को मैं जाने नहीं दूंगा। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन सदन में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी भाजपा विधायकों ने वेल में जाकर नारेबाजी की और बाद में वॉकआउट कर दिया। प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित कई भाजपा विधायकों ने सरकार से यह सवाल उठाया कि कर्मचारियों को मिलने वाला 11% महंगाई भत्ता अब तक लंबित क्यों है। विधायक विक्रम ठाकुर ने सदन में कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट सत्र के दौरान स्पष्ट रूप से घोषणा की थी कि मई 2025 तक महंगाई भत्ता जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक राशि जारी नहीं हुई है। इस पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार शीघ्र ही महंगाई भत्ता जारी करेगी। हालांकि इस संतोषजनक उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना भाजपा विधायकों ने आपत्ति जताते हुए जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। भाजपा विधायक वेल में उतर आए और अध्यक्ष के आसन के पास जाकर खड़े हो गए। बाद में उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी कर रही है और जो घोषणाएं सदन में की जाती है उन्हें लागू करने में जानबूझकर देरी की जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य सतपाल सत्ती जी की ओर से विधानसभा में लगा था और वो कर्मचारियों के डीए से संबंधित था। और मैं इस बात को स्पष्ट, मुख्यमंत्री हाउस के अंदर बोलते हैं तो वो एक कमिटमेंट गवर्नमेंट की होती है, एक एश्योरेंस गवर्नमेंट की होती है, के ऊपर होती है, वो कमिटमेंट होती है, फुल एंड फाइनल कमिटमेंट होती है। अगस्त जो है ये भी बीत गया है, अभी तक वो डीए की किस्त कर्मचारियों को नहीं मिल पा, बार बार इस बात को लेकर के अपनी बात उठा रहे हैं और उस कमिटमेंट को पूरा नहीं करते हैं, उस एश्योरेंस को पूरा नहीं करते हैं, वो एक प्रिविलेज बनता है। और निश्चित रूप से एक नहीं अनेकों घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जहां हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनाउंसमेंट की गई, एश्योरेंस दी गई, लेकिन अभी तक भी वो पूरी नहीं हुई है। लेकिन आज जब इस विषय को लेकर के हमने सप्लीमेंट्री मांगी, 2 सप्लीमेंट्री के बाद तीसरी सप्लीमेंट्री देने के लिए विधानसभा के अध्यक्ष महोदय तैयार नहीं थे। मुझे कोई वाजिब कारण नहीं लगता था और खास तौर से विपक्ष के नेता होने के नाते मुझे जब सप्लीमेंट्री देने के लिए कहा गया तो मुख्यमंत्री का जवाब राजनीतिक दृष्टि से सामने से आया। कहा कि 10,000 से ज़्यादा एरियर जो है आपकी गवर्नमेंट का देने को रहा था। क्या उनको अच्छी तरह से इस बात की भी जानकारी है कि जब वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश में सरकार छोड़ कर गए थे, कांग्रेस की सरकार के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी थी, उस वक्त भी एरियर इससे कम नहीं था, इससे ज़्यादा ही था। और वो एरियर अगर क्लियर किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अगर हमारी सरकार के दौरान अगर एरियर बचा है वो हमेशा बचता है, तो अगली सरकार की वो जिम्मेदारी बनती है जो सरकार सत्ता में आती है। तो जिम्मेदारी सुख की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन की सरकार की थी, जो जिम्मेदारी उन्होंने नहीं निभाई। इसलिए आज जब हम इस बात को लेकर के जब मुख्यमंत्री राजनीतिक प्रश्न के मतलब राजनीतिक उत्तर दे रहे थे इस सारी चीज का, तो हमने कहा ये उत्तर नहीं हो सकता है। आप पहले यही बताइए कि जो आपने बजट अनाउंसमेंट की थी वो कब तक पूरा कर रहे हैं। हम आने वाले समय में करेंगे, जब आने वाले समय में करेंगे, तो ये कोई उत्तर नहीं बनता है। आर्थिक स्थिति जब ठीक होगी, और आर्थिक स्थिति
ठीक होने की संभावना अभी तक कई वर्षों तक नहीं है और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी सूरत में क्या ये मान करके चले कर्मचारी कि आर्थिक स्थिति इस सरकार में ठीक नहीं होगी, इसलिए डीए की किस्त जो है नहीं मिलेगी? तो ये बात आज जब हमने पूछी तो उसका उत्तर उन्होंने जब नहीं दिया, और खास तौर से जब आर्थिक स्थिति के लिए हमको जिम्मेदार ठहराते हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का जिक्र कर रहे थे। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है फाइनेंस कमीशन ने ऐसा नहीं है कि लास्ट में अनाउंस की थी, पहले अनाउंस की हुई थी और वो हर साल टेपर डाउन होनी थी, कम होनी थी। अपनी कमिटमेंट, अपने वादे, अपनी घोषणाएं उसके हिसाब से उनको करनी चाहिए थी। ये सदन के सदस्य थे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उस वक्त विपक्ष में थे, तो उस वक्त इनको इस बात को समझना चाहिए था। लेकिन हमारा कहने का मतलब यही है कि जो कमिटमेंट की थी, जो घोषणा की थी, जो एश्योरेंस दी थी, उस एश्योरेंस को कब तक पूरा करेंगे, इसका कोई जवाब उनकी ओर से जब नहीं मिला, तो ऐसी सूरत में जो कहा बार बार कि जब स्थिति सुधरेगी, स्थिति तो सुधरेगी नहीं। थाना भोरंज पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 युवकों से 11.4 ग्राम चिट्टा हेरोइन बरामद किया है। यह कार्यवाही मुंडखर के जाप मोड़ पर गुप्त सूचना के आधार पर की गई नाकाबंदी के दौरान की गई है। पुलिस टीम ने जब संदिग्ध कार को रोका और इसकी तलाशी ली तो कार के डैशबोर्ड से 11.4 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपियों की पहचान अवतार भाटिया निवासी मनोहू और पंकज कुमार निवासी बस्सी के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज कर जांच पर शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक पूछताछ में यह भी पता लगाया जा रहा है कि चिट्टा कहां से लाया गया था और इसकी सप्लाई किन तक होनी थी। पुलिस ने जानकारी दी है कि आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उन्हें रिमांड पर भेजने की तैयारी की जाएगी। एसएचओ भोरंज ने बताया कि क्षेत्र में नशा माफिया के खिलाफ अभियान और सख्ती जारी है। आम जनता से अपील की गई है कि वे नशे से जुड़ी किसी भी गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दे